नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं किस प्रकार से भावों को देखा जाता है। कोई भाव देखते समय क्या क्या चीजें हैं जिस पर नजर डाल लेनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। भाव बली या निर्बल। तो ये हमने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया आप लोगों को समझाने के लिए। कोई भी भाव आप देखना चाहते हैं, चाहे प्रथम भाव हो, द्वितीय, तृतीय, कोई भी भाव हो, आपको सबसे पहले क्या देखना है? पहले तो आपको निर्धारित करना होगा कि आप किस विषय में जानना चाहते हैं। अब एक विरोधाभास क्या है? जैसे मान लीजिए हमें शत्रु पक्ष की बात करनी है, तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कई दफा आपने खुद और भी कई ग्रंथों में देखा होगा, तो शत्रु भाव के लिए हम छठे भाव को जानते हैं। लेकिन कहते हैं आपके कोई ऐसे कॉम्पिटिटर है, कोई ऐसे शत्रु हैं जो धन संबंधी विषयों को लेकर आपसे शत्रुता रख रहे हैं, तो दूसरे भाव को भी शत्रुवत होकर देखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, धन संबंधी विषयों में कोई इस प्रकार की जैसे संपदा से संबंधित कोई शत्रुता निभा रहा है, उसको हम दूसरे भाव से अंदाजा लगाएंगे। तो पहले तो आपको यह निर्णय करना पड़ेगा, सही भाव की गणना करनी आवश्यक है कि भाई आप किस विषय को जानना चाह रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भाई आपको अष्टम भाव से आपको बीमारियों की जानकारी मिलेगी। याद रखिए, जो असाध्य रोग हैं, बड़ी लंबे कष्ट हैं, उसको हम 8 नंबर से देखते हैं। लेकिन अगर अब एक सामान्य रोग कोई जीवन में है, वो हम छठे भाव से देखते हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि किस विषय पर चर्चा हो रही है। अभी जैसे कहता जी अभी वो धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो रहा है, वो कोई बीमारी है उसको, तो पहले तो आप सही निर्धारण कीजिए भाव का कि किस भाव की गणना करने समय पता लगेगा। अब अलग अलग प्रकार से भाव का बल देखेंगे, लेकिन पहले तो आपकी भाव की गणना सही आवश्यक। अब क्योर करना है उसको, वो ठीक हो रहा है। अगर आपका 8वां भाव बली है, क्योंकि ये किसी प्रकार के संकट की बात करता है जीवन में, अगर 8वां भाव बली है तो बीमारी होने पर भी आपको उस बीमारी से संकट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीमारी तो सामान्यतः सभी के जीवन में है, लेकिन अगर 8वां भाव बहुत बली है तो वो बीमारी कुछ करने वाली नहीं है। तो सही निर्धारण भाव का जरूरी है। कहते जी हमने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अब कोई दिमाग में आ रहा है कि यार प्रॉपर्टी है तो वो तो धन से संबंधित विषय है, दूसरे भाव की बात कर रहा है या चतुर्थ भाव की बात कर रहा है। तो ये पहले तो ये तय करना हम कि दूसरे भाव पर जाएं, चौथे भाव पर जाएं, छठे भाव पर जाएं, 8वें भाव पर जाएं। बड़ा करीबी मामला है। क्लियर? जो हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा, हमने समाज में जो हमारा धर्म है या आपकी धार्मिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच आ रही है, वो हम 9वें भाव से देख रहे हैं। अब लेकिन इसमें क्योंकि हमारे ग्रंथों में पूर्व अर्जित पुण्य को पंचम भाव से देखते हैं, फैमिली प्रेस्टीज को पंचम भाव से देखते हैं, तो वो कई दफा यहां से देखना शुरू कर देता है। यह ध्यान रखना है, कोई भी जीवन में अचानक होने वाले सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, 5वां भाव लॉटरी की बात करता है, लेकिन इसके बहुत करीब अष्टम भाव भी है, 8वें भाव को भी, क्योंकि इसका संबंध इन लॉस फैमिली के साथ भी है। तो अगर बली होता है तो इन लॉस फैमिली की तरफ से हमें कुछ प्राप्तियां होती हैं। लेकिन आपने कहीं सट्टा लगाया है, आपने कहीं कोई लॉटरी लगाई है, आपने कोई इस प्रकार की कोई कमेटी लगाई है, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा, वो हम पंचम भाव से देख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो दोनों में पहले तो सही भाव का निर्धारण करना आना चाहिए हमें कि क्या हम देखना चाहते हैं। रोजगार के लिए हम सामान्यतः दशम भाव पर सीधा निगाह डाल लेते हैं। देखिए, पहले तो मेरे जीवन में कौन सा भाव सबसे बली है उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। क्लियर हो गया? हम रोजगार किस प्रकार से मिला के देखते हैं कि हमारा कुंडली का कौन सा भाव सबसे बली है, उसको पहले फाइंड आउट करेंगे हम। सर्वष्टक वर्ग के बल से ग्रह का स्वग्रही होना, ग्रह का उच्च होना, इससे हमने पता लग लिया कि भाई ये भाव हमें, मेरा सबसे बली है। तो उस भाव को यूज हम उस प्रकार से करेंगे। उसके बाद हम दशम भाव का उपयोग करेंगे। पता लगा मैंने सीधा दशम भाव देखा हुआ है। कई दफा हमारे कई ऐसे कार्य हैं कर्म क्षेत्र में, हम एकदम एक्टिव होकर काम नहीं करते, पैसिव होकर काम करते हैं। चाहे इसको हम वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट कह लें,
चाहे हम इस प्रकार की बात करें कि भाई वो कर्म क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देता, वो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, तो ऐसी विषयों में तो स्पेशली हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सा भाव सबसे ज्यादा बली है, ताकि उसको इन्वॉल्व किया जाए अपने कार्य क्षेत्र में। क्लियर? अब जैसे 10वां भाव ठीक है, किसी का 6वां भाव बहुत बली है। 6ठा भाव मतलब होता है कंपटीशन ओवरकम करना, कोई क्योर करना, तो वो मेडिकल सर्जरी में जा सकता है, वो कोर्ट कचहरी के मामले के लिए जा सकता है। उसका किस प्रकार से संबंध बन रहा है 10वें भाव के साथ। या किसी का दूसरा भाव सबसे बली है। दूसरा भाव क्या होता है हमारा? धन का एकत्रण भी कहते हैं इसको, वाणी भी बोलते हैं इसको, खान पान भी बोलते हैं। तो ये बात तय है कि अगर वो भाव बहुत बली है, उसको कहीं ना कहीं आपको अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व आपने कर लिया है, तो आपका जो इनकम सोर्सेज है वो तुरंत बढ़ जाता है। तो अगर ये भाव बली है और कहीं यहां पर बैठा प्लैनेट भी इसके साथ कोई संबंध बना रहा है, या इसका जो लॉर्ड है वो भी संबंध बना रहा है, इस चार्ट में भी आप अगर आप देखेंगे तो संबंध बन रहा है। भी इसका स्वामी कौन है? शनि। वो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र उसके घर में बैठा हुआ है, उच्च का होकर। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखिए, गुरु यहां से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से देख भी रहा है। तो इस प्रकार से हमें यह निकालना आना चाहिए कि भाई जो भी हम कर्म क्षेत्र, कर्म का चुनाव करने वाले हैं, वो कर्म क्षेत्र क्या मेरे बली भाव से रिलेट करता है कि नहीं करता। यानी ऐसा जातक कोई फूड चेन में, कोई ऐसा भोजन संबंधी, कोई इस प्रकार का होटल मोटेल, कोई इस प्रकार का कार्य करता है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। नॉट मोटेल, क्योंकि इसके लिए मूवमेंट आवश्यक है, लेकिन ये एक स्थिर राशि है। और फिर हम और क्या बात कर सकते हैं? हम इस प्रकार की बात भी कर सकते हैं कि भाई इसमें वाणी का कोई ऐसा उपयोग करने वाला प्रोफेशन भी हो सकता है। क्लियर होगा? स्पेशली कौन सी वाणी? देखिए, ये है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन या फैमिली कम्युनिकेशन। ऐसा कोई मेंटर वाला काम भी किया जा सकता है। और गुरु तो खुद अपने आप में सबसे बड़े गुरु हैं, मेंटर हैं। तो इस प्रकार की चीजें से हम प्रोफेशन तय करते हैं। तो कुछ एक बिंदु है, वो बिंदु इसलिए देखिए पता सबको है, लेकिन जब तक सिलसिलेवार ढंग से उसका उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम कोई भी भाव का जो गिस्ट है, निचोड़ है, वो नहीं निकाल पाएंगे। अब जैसे हमने प्रथम दृष्टि डाली कि भाई एक एग्जाम्पल चार्ट पर कि भाई ओहो तेरा तो मंगल नीच का है, भाई तेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, तेरा लग्नेश है, मंगल मंगल नीच का है और सूर्य के नजदीक बैठा हुआ है, मान लीजिए सूर्य से अस्त भी है, तो भाई तुझे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। और ठीक है, वो जो बातें उन्होंने बोली, अगर मंगल नीच का है, मंगल दिख भी रहा है नीच का है, फिर हमें यह भी विचार करना होगा कि अगर इसका जो बर्थ डिटेल है वो एकदम सही है, इस चार्ट में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, आपने क्रॉस एग्जामिन कर लिया है, पूरी तरह से एक समय सही है, तो फिर वो कोई प्लैनेट नीच का भी है, अगर वो D9 में यानी नवमांश में वर्गोत्तम हो जाता है, आप उसका नीच वाला प्रभाव भूल जाइए। फिर क्लियर हो गया? तो यह भी एक विचारणीय विषय है कि कोई प्लैनेट कहीं अनहेल्थी मूड में बैठा है, सैड मूड में बैठा है, लेकिन वो वर्गोत्तम हो गया। और वर्गोत्तम से एक बात और समझ में आती है कि वर्गोत्तम हो गया है तो इसका अर्थ वो इस, जैसे मान लीजिए हम इसके लिए बात कर रहे हैं, कई दफा ये दिमाग में रहता है यार बहुत कम डिग्री का प्लैनेट है, निस्तेज है भाई तेरा तो बाल है, वो बाल यानी बालक डिग्री में है या वृद्धा डिग्री में है, तेरा कुछ नहीं देगा, तेरे को कुछ होने वाला नहीं। और मैंने मतलब बड़े मैं रेस्पेक्ट से बात बोल रहा हूं कि किसी व्यक्ति को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि कोई प्लैनेट निष्फल हो जाता है। ये एक पूरी तरह से गलत वाक्य है। वो तुलनात्मक दृष्टि में अगर हम तुलना कर रहे हैं, वो दूसरा हमें 90 दे रहा है तो ये हमें 10 दे रहा है, लेकिन निष्फल या ये नहीं कह सकते कि वो हमें फल ही नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया? तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसको कहता है जी ये तो वृद्ध है, प्लैनेट डिग्री बहुत ज्यादा है, ये कुछ देने वाला नहीं है, ये उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम भूल रहे हैं कि ये ही अगर इस चार्ट के हिसाब से, जैसे ये एक सभी जो भाव है वो चर जो भाव है वो केंद्र में है, और जब इसका वर्गोत्तम चार्ट आप बनाएंगे, प्लैनेट अगर बहुत कम डिग्री में है, 3 डिग्री 20 मिनट से कम में है, तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा। अब देख रहे हैं सूर्य और मंगल इस जातक के वर्गोत्तम हो गए, जबकि बहुत कम डिग्री के हैं। तो अब आप बताएं
ये कम डिग्री का प्लैनेट वर्गोत्तम हो गया, तो हम प्रथम दृष्टा तो खराब कह रहे थे। हालांकि अगर हम अच्छे से जानकारी रखते हैं तो हमें डिविजनल चार्ट्स की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। और मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अलग अलग प्रकार के चार्ट हम देखते हैं वो तभी प्रैक्टिस में लाएं जब हम इसमें परफेक्ट हो जाएं। पता लगा हम लग्न चार्ट में काफी ज्यादा गणनाएं करते समय उलझ जाते हैं, हमने 5-6 चार्ट और निकाल लिए, षडवर्ग निकाल लिए, बस उसी में उलझ गए, फिर तो हम कोई कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाएंगे। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं और फिर से बता रहा हूं, ऋषि पराशर ने एकदम सटीक, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, उन्होंने जो वो बात बोली है कि भाई पावर किसके पास रिजर्व है, वो D1 के पास। वो सब बातें बेमतलब रह जाती हैं फिर कि भाई वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है D9 उसका, वो सब इस प्रकार से उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है D1 को हम अगर टोटल मान लीजिए किसी के जीवन को 100% देते हैं, तो अकेला D1 अपने पास 55 to 60% पोजेस किए हुए हैं, बाकी के सारे चार्ट मिलाकर भी 40% है, तो अकेले यही चार्ट आपको पास या फेल करा सकता है। मैंने एक बात इसीलिए समझाने के रूप में लिखी है कि कोई प्लैनेट अगर D1 में उच्च का है, समझिए जरा, D1 में यानी हमारा D1 जब मैं बोल रहा हूं, कई जो अभी नए नए प्रैक्टिस में इसको कंफ्यूज मत होइएगा, मैं D1 यानी हमारा लग्न चार्ट की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? D1 लग्न चार्ट की बात कर रहा हूं, उसमें अगर कोई प्लैनेट उच्च का है तो D9 में नीच का हो गया, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एज कंपेयर टू विच, किसके कंपेयर में? D1 में कोई नीच का है, यानी D1 यानी हमारा लग्न में कोई नीच का है, और D9 में उच्च का हो गया, तो किसको हमें नोटिस ज्यादा करना है? क्योंकि ये पासिंग मार्क्स नहीं ले पा रहा है, तब हमें इसकी मदद की आवश्यकता है। वो पासिंग मार्क्स में बहुत बढ़िया है, थोड़ा कह रहा है जी वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है D9 में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप D9 का या नौमांश का क्या विषय ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? D9 में कोई प्लैनेट नीच का हो गया, उस पर ज्यादा फोकस करना है। D9 में कोई प्लैनेट उच्च का हो गया, उस पर ज्यादा फोकस करना है। D9 में कोई प्लैनेट उच्च का हो गया, अगर D1 में कोई नीच का है, इस विषय पर हमें ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू कि भाई वो D1 में हमारा या हमारा लग्न चार्ट में उच्च का था, D9 में नीच का हो गया। ये ज्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज ऑलरेडी वो उसको पास कर चुका, अपने 60% पावर का इस्तेमाल वो कर चुका है। अब इससे कोई 5 या 7% का फर्क पड़ने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सोसाइटी में जो उसका इंप्रेशन जाएगा वो अच्छा ही जाएगा। इस स्थिति में भी पता लगा ये स्थिति बन रही है, तो हो क्या रहा है सोसाइटी में? तो भैया आप जो मर्जी कैलकुलेशन कर लें, अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली बात अलग है। अगर ये स्थिति बनती है, D1 में नीच का है, D9 में उच्च का है, तो ये बात तो तय है कि उसको कहीं ना कहीं इस पार्ट से डिफिकल्टीज आ रही हैं। अगेन मैं इसको पूरी तरह नीच मान रहा हूं, इसमें मैं अभी नीच भंग राजयोग वाली बातें काउंट नहीं कर रहा हूं। कभी आपने हर प्रकार से देख लिया, D1 में कोई बल नहीं मिल रहा उसको, वो एकदम निस्तेज होकर, नीच का होकर सैड मूड में बैठा हुआ है। अब आपने उसको D9 में देखा, उच्च का हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं वो थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा, बट सोसाइटी मान चुकी है कि आपके जीवन में वो जो दमखम होना चाहिए वो नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात, किसी को, एक तो होता है किसी को खुश करने वाली बातें, एक होता है भाई सत्य के नजदीक जाना। तो इसलिए हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि भाई ठीक है सर, ये अभी बात खुशी की नहीं हो रही कि हम आपको खुश कर रहे हैं, या हमें थोड़ा बुरा लग रहा है कि सर मेरे चार्ट में ये वाली परिस्थिति थी, आपने इसको डिनाई कर दिया। क्योंकि चार्ट में कई ऐसी बातें हैं जो हम अभ्यास से सीख जाएंगे। अब पता लगा आप जिसको नीच का मान के बैठ रहे थे, वो पूरी तरह से वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो हमारे भृगु संहिता के ही सिद्धांतों से पूरी तरह वो नीच का प्रभाव खत्म हो रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भाई एक सिद्धांत पर अच्छे से फोकस कर लें। पहले हम अच्छे से पहले D1 को देखना सीख लें अच्छे से, कोई इसमें कमी ना रह जाए, भृगु संहिता का उपयोग सही ढंग से करना सीख जाए। उसके बाद फिर आप डिविजनल चार्ट्स पर जाएंगे तो बल
ज्यादा मिलेगा, आप वो चीजें निकाल पाएंगे। आप जो तुलनात्मक दृष्टि है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी प्लैनेट की स्थिति D1 में बहुत मजबूत है, किसी ग्रह की स्थिति हमारे लग्न चार्ट में बहुत मजबूत है, D9 में कमजोर है, इसको ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पासिंग मार्क्स ले चुका है। और अगर कोई प्लैनेट D1 में कमजोर है, स्ट्रगल कर रहा है, D9 में वो मजबूत स्थिति में आ गया है, तो उसकी मदद से हमने उसको पास करा दिया। इस पॉइंट को ज्यादा जोर देना, इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर हो गया? तो और ये कोई मेरा मानना नहीं है, आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा किस चार्ट को सबसे ज्यादा वेटेज ऋषि पराशर ने दी है, वो आप जानते भी हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं लग्न चार्ट को। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है? भाव गणना या भाव निर्धारण भी इसको कह सकते हैं। पहले तो भाव निर्धारण कीजिए, सही भाव का निर्धारण हमें करना है। कहता जी मेरे पास कुछ चार्ट आ रहे हैं, तो बोल रहा है कि जी मैं अपना मुझे दिक्कत आ रही है, मैं धन का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, बताइए मेरा 11th हाउस कैसा है। क्वेश्चन ही एकदम गलत है। धन का उपयोग ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, वो इनकम उसको मिल रहा है बकायदा, जो उसकी इनकम उसको, लेकिन जो उसके एसेट्स हैं, जो उसके बैंक डिपॉजिट्स हैं, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा है। या कह लीजिए किसी कारण से कोई इनकम टैक्स की रेड लगी हुई है, अभी भी उसकी इनकम जारी है, लेकिन यहां ग्रहण लगा हुआ है, तो फिर भी वो पूछ रहा है कि 11th हाउस बताओ। तो 11th हाउस नहीं, हमें उस समय फिर सेकंड हाउस की बात देखनी है कि भाई सेकंड हाउस तेरा कैसा है। कहते हैं सेकंड हाउस तो बहुत कमजोर है, फिर सेकंड हाउस के अनुसार ही हम कोई उपचार करेंगे, रेमेडी करेंगे। वैसे तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सेकंड भाव और 8वां भाव तो सभी को मजबूत करना चाहिए। क्लियर हो गया? 8वां भाव यानी साधना कह लीजिए आप इसको, नॉट एग्जैक्टली साधना इसको, क्योंकि कई लोग फिर इसको 5वें से जोड़ देंगे। हम जब की जहां बात कर रहे हैं, अभी समझिए, जब की शायद कमी नहीं है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, आरोप नहीं कर रहा, करीब करीब सभी लोग मंदिर में 1 घंटा 2 घंटा आधे घंटा 15 मिनट जितना भी इनको समय मिलता है जप करते हैं, उसके बावजूद भी कमी आ रही है, कष्ट आ रहा है जीवन में, क्योंकि ये वाला काम नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अगर तुलना करनी हो कि सर मैं 20 मिनट मेरे पास मिलते हैं, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं सद जाऊं, आप इन दोनों पर काम कीजिए, सदैव आपको सारे भाव मैनेज हो जाएंगे इनसे। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, ये आपके शरीर का सीमन कह लीजिए, और महिला के लिए ओवम वाला पार्ट बॉडी में रिटेन करता है और उस शक्तियों को ऊपर की तरफ भेजता है, जिसको हम बोलते हैं ना अष्ट सिद्धियां, कुंडलिनी जागरण, वो यहां से है। दूसरा भाव हमारा प्रॉमिसिंग होना, वादा पूरा करना, किसी को बोला, पंक्चुअल होना, ये सब। तो ये दोनों, या भोजन का मैनेजमेंट, सर कहता सर मुझे जब भी भूख लगता है मैं कुछ भी खा लेता हूं, कभी भी बस मैं कुछ भी खा लेता हूं, दूसरा भाव बहुत खराब है, इसको हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। नियम कायदा कानून कुछ नहीं है। कहते जी भीष्म जैसा वृद्ध व्यक्ति जो अपने परिवार में सबसे वयोवृद्ध थे, वो इतने शक्तिशाली कैसे थे? इसका उत्तर आप लोग सभी जानते हैं, प्रतिज्ञा इतनी प्रबल थी। हम वैसी प्रतिज्ञा तो नहीं ले सकते हैं, कलिकाल में असंभव सा लगता है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो हमारे जीवन में तप होना चाहिए। अगर तप नहीं है आप भूल जाइए, फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। क्लियर हो गया? तो दूसरे और 8वें भाव को हमें मजबूत करना है। तो भाव हमने निर्धारित कर लिया कि हमें क्या देखना है। मान लीजिए अभी हम देखना चाहते हैं इसकी जमीन जायदाद, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, भवन कितने बनाएगा, कैसा, तो हमने पकड़ लिया 4th हाउस को। क्लियर हो गया? 4th हाउस जीवन में ठीक है सुख की बात भी करता है, 4th हाउस उस भवन की बात करता है जिस भवन में हम रहते हैं, 4th हाउस उस कंट्री की भी, हम कह सकते हैं मातृभूमि की भी बात करता है। क्लियर? तो ये 4th हाउस है, तो हमने अभी निर्धारण कर लिया उसके, हम जमीन जायदाद का अंदाजा लगाना चाहते हैं। 4th हाउस, भाव अधिपति। क्लियर? तो इस भाव का अधिपति कौन है, इस भाव का मालिक कौन है? अभी तो मेष लग्न का चार्ट है, आपका कोई भी चार्ट हो इसी प्रकार से देखना है। पहले भाव निर्धारण कीजिए, भाव की सही गणना कीजिए, उसके बाद भाव का स्वामी कौन है। कहता जी भाव का मालिक चंद्रमा है।
ठीक है, चंद्रमा को टटोलिए, आप कहाँ है चंद्रमा? कहते तो बल्ले बल्ले होगी हमारी, चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है। मतलब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मतलब उसको नहीं है परेशान होने की जरूरत जिसका चंद्रमा यहां नहीं बैठा है। सभी स्थितियां हमारे, ये मेरा चार्ट है। भगवान किसी को कुछ ऐसा ऐसी कोई मतलब कोई हमें बैगिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी कि मैं भीख मांग रहा हूं और भगवान मुझे दे रहे हैं, नहीं। भगवान हमें हमारे कर्मों का अच्छा या बुरा फल देता है, और भगवान किसी के कर्म फल में हस्तक्षेप भी नहीं करता है। क्लियर हो गया? कहता जी वो तो हमने गीता में पढ़ा है, हस्तक्षेप भी कर सकता है। हस्तक्षेप तभी वो कर सकता है, वो हमने पूरे जन्म हमने पाप करा है, लेकिन हमारे हृदय से हम भगवान के लिए अगर रुदन करना सीख जाते हैं, रोना सीख जाते हैं, तो पूरे जीवन का पाप एक क्षण में नष्ट हो सकता है। लेकिन कितने ज्यादा प्योर है, इस बात की गारंटी वारंटी सिर्फ आप ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता है। तो प्योर होना आज के समय का सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, और जो आज प्योर है, जो आज शुद्ध है, वो अपने आप में देवता ही, साक्षात वो देव है, संसार में रह रहे हैं। तो ये हमने देख लिया। भाव अधिपति राशि स्वामी, पहले हमने क्या देखा? भाव का अधिपति चंद्रमा है, फिर भाव अधिपति राशि स्वामी। मान लीजिए आपके चार्ट में इस भाव का स्वामी चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो भाव अधिपति राशि स्वामी अगर चंद्रमा यहां बैठ जाता है, क्लियर हो गया, तो उसका अधिपति फिर कौन हो जाएगा? उसका अधिपति हो जाएगा, शनि की राशि है, तो भाव अधिपति राशि स्वामी शनि हो जाएगा। तो इस भाव का जो अधिपति है, अगर वो यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, तो उसका स्वामी कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, जो भी भाव का निर्धारण कर रहे हैं, भाव की गणना की हमने पहले, कौन सा भाव देखना है, उसके भाव का अधिपति देखना है, भाव का अधिपति किस राशि में बैठा है, उस राशि का इसके साथ संबंध देखना है। क्लियर? तो यहां तक हम सही पहुंच गए। अगर वो यहां बैठा हुआ, फिर हमें शनि को टटोलना है। कहता जी शनि की अवस्था तो अच्छी है, शनि उच्च होकर बैठा हुआ है, या शनि कमजोर होकर बैठा हुआ है, शनि मित्र भाव में बैठा है, शनि शत्रु भाव में बैठा है, ये हमें इस विषय पर नजर डालना है। ये शुरुआत में जब लर्निंग फेज है तब इसमें समय लगता है, धीरे 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 एक एक स्टेप। लेकिन जब हम इसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो फिर इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। हमने 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये ओवरव्यू ले लिया। फिर हम आगे बढ़े। भाव कारक ग्रह, हमने जो भाव निर्धारण किया था, किस विषय पर चर्चा कर रहे थे हम? रियल एस्टेट के मामले में। तो उसका या भवन का नेचुरल कारक कौन माना जाता है? देखिए इसमें अभी 2 बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर लैंड की बात करते हैं, फिर तो भूमिपुत्र की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं। अभी हम लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं 4th हाउस का नेचुरल कारक कौन सा है? चौथे भाव का नेचुरल कारक चंद्रमा को माना जाता है। क्लियर हो गया? काल पुरुष की कुंडली में उसका चौथा भाव भी है, चंद्रमा इस हाउस का कारकत्व भी है। कोई भी आप कुंडली देख रहे हैं, उसके चौथे भाव का जब कभी भी आप उसको देखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो उसमें आपको चंद्रमा को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव का नेचुरल कारक, इसमें माता भी आता है। माता का भी कोई ऐसा देखना है, माता का जीवन कितना प्रभावशाली रहेगा, जातक के जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा, वो यहां से हम देख सकते हैं। तो अभी ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम सीधा कंक्लूड कर लेंगे फिर कि भाई कैसा रहेगा रियल एस्टेट वाला पार्ट। बाकी रियल एस्टेट वो मंगल को हम बाद में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे मेन पॉइंट है उनसे हमें भटकना नहीं है। फिर हम बात करते हैं, कारक हमने देख लिया, भाव में दृष्टि और स्थित ग्रह। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के मामले में कि भाई जमीन जायदाद होगी किसी के पास या नहीं होगी, खाली ऐसे नील रहेगा। तो चंद्रमा स्वग्रही होके बैठा हुआ है, 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और अगर हम चारों को देख लें, इस प्रकार की कंजंक्शन बन रही है, वो एक ही लॉबी है वो। क्लियर हो गया? इसको हम कह सकते हैं ये लाइट साइड, सूर्य पक्ष के ही सारे प्लैनेट माने जाएंगे। हालांकि बुध को कई व्यक्ति डार्क साइड में शामिल कर ले, लेकिन वो ऐसा प्लैनेट है, बहुत फ्लेक्सिबल है। वो सूर्य के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध है, शनि के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो जहां वो बैठता है, वो फिर ये पूरी तरह, विशेषकर सूर्य का वो चहेता है। और वैसे भी इन चारों प्लैनेट में जो रैंक के हिसाब से सबसे बड़ा रैंक किसके पास है?
सूर्य के पास है। तो ये बातें नोटिस करनी है कि जब प्लैनेट बैठे हैं तो रैंक कौन सा प्लैनेट ज्यादा प्रभावशाली। अभी मंगल के प्रभाव को भी हम कम आंकेंगे, क्योंकि मंगल का अभी जो ढिशुम ढिशुम वाला काम है, एकदम उसकी जो उसका मैलेफिक रूप था वो राजा के सामने पूरी तरह राजा की ड्यूटी में लग गया, राजा के उसको एस्कॉर्ट करने में लग गया कि राजा स्वयं यहां पर आ गया है। तो और ज्यादा वो जेंटल हो जाएगा मंगल अगर कहीं आपको लगता है क्रूरता दिखा सकता है, वैसे तो सूर्य को भी हम थोड़ा सा क्रूर मानते हैं। राजा अगर एकदम पोलाइट हो जाएगा तो फिर राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा, वो विशेषता है राजा की। लेकिन राजा की क्रूरता और कमांडर की क्रूरता में जमीन आसमान का फर्क है। राजा कोई क्रूर वाणी बोल रहा है वो सिर्फ इसलिए ताकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सही ढंग से पालन हो, लेकिन राजा बहुत ज्यादा पोलाइट भी हो जाता है। तो सूर्य का उस पार्ट को भी डिनाई नहीं करना है कि सूर्य ओवरऑल सभी प्लैनेट का होली सोली है, और सभी ग्रहों को तेज देने वाला यही ग्रह है सूर्य। तो हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि इनफैक्ट अगर सूर्य के नजदीक ये चला जाता है ज्यादा मंगल, हमें तो उसका फायदा ही मिल रहा है। कहता जी वो अस्त हो रहा है, तो देन व्हाट, हमें तो फायदा ही मिल रहा है ना। हमें घर में मंगल को झगड़ा करवा के क्या करना है, हमें नहीं चाहिए मंगल का झगड़ा। अगर मंगल यहां पर सूर्य हटा देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि कमांडर फिर कमांडर है। क्लियर हो गया। हालांकि ये भी फीमेल किंग है, लेकिन मंगल को कंट्रोल करने का काम जितने अच्छे ढंग से सूर्य कर सकता है उतने अच्छे ढंग से कोई भी नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना है। हालांकि गुरु का भी मंगल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर राजा राजा ही होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि राजा रनिवास में बैठा हुआ है, राजा रानी के महल में बैठा हुआ है। तो राजा के मन में भी एक प्रकार का एक रोमांटिक फेज आ गया है कि भाई रनिवास में बैठा है राजा। तो राजा भी अभी अपनी क्रूरता को थोड़ा सा कम कर रहा है। तो यहां कम डिग्री भी मोस्ट वेलकम। जैसे मैंने आपको बताया, कई हमारे मित्र ये भी कह सकते हैं इस चार्ट को देखकर, जब हम डिग्री देखते हैं कि भाई डिग्री कम है प्लैनेट की, लेकिन हमने डाटा एक्यूरेसी है हमारे बाद में जब इसको देखेंगे, लेकिन अभी मैं वहां जा ही नहीं रहा हूं, उसकी तो हम खाली पुष्टि कर रहे हैं। वर्गोत्तम हो गए ये दोनों D9 में, लेकिन वो हम भृगु संहिता या इसी पद्धति से ही जान रहे हैं, इसी मेथड से हम जान रहे हैं कि भाई इसमें कोई दोष नहीं है। एक तो तरीका है कि भाई अभी हम इस पार्ट को नहीं समझ पा रहे तो हम और चार्ट लाते हैं, लेकिन जो बात वो बता रहा है वो बात तो ये भी बता रहा है। क्लियर है। तो हमें पहले बहुत ज्यादा फाइन करना है इस मेथड को कि भाई इस अकेले चार्ट को देखना अगर हमें आ गया, आप यकीन करें आप सारे चार्ट को देखना सीख जाएंगे फिर। और एक ही चार्ट खोलते हैं, सीधा हम 15-20 चार्ट खोल देते हैं साथ में। कहता जी ये तो आपने 2 घंटे डिस्कशन किया, कुछ कंक्लूजन बताइए, क्या कंक्लूजन निकला। कहता वो अभी निकालना बाकी है। तो फिर क्या फायदा, इससे बेटर क्या था हम एक चार्ट लग्न चार्ट को पकड़ें और उस पर हेल्थी डिस्कशन करें, तब हम उसके निचोड़ को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, जो बात हमें D9 बता रहा है वो चीज छुपी नहीं है यहां पर। अगर हम इस बात को समझ रहे हैं, इस अंतर को अगर हम समझ रहे हैं कि भाई देखिए सूर्य कम डिग्री का होकर भी यह अच्छा क्यों है, आप स्वयं देखिए ना। क्योंकि सूर्य रानी के महल में बाकायदा पूरे कमांडर के साथ, और राजकुमार भी बैठा हुआ है। क्या मतलब नजारा, इस चीज को इमेजिन करके देखिए। रियल एस्टेट के मामले में जबरदस्त चार्ट है। क्लियर हो गया। जमीन जायदाद कोई कमी नहीं होगी। कहते हैं कि भाई सूर्य पत्थरों का घर बनवाता है, तो पत्थरों का भी घर, और बड़ा अच्छा चंद्रमा का भी स्वभाव बड़ा नेचुरल कारक है। तो सुंदर जहां पर बेल लताएं भरी हो, बगीचे हो, ऐसा उसके घर, गार्डन जबरदस्त। मंगल भी साथ आ गया है, तो मंगल यानी अग्नि तत्व प्रधान, बड़े बड़े स्टोन, और दरवाजे पर बड़े बड़े यानी एंट्रेंस बड़ा जबरदस्त। क्लियर हो गया कि भाई आप ऐसे ही नहीं जा सकते, इस प्रकार का। और बुद्ध जो है, बुद्ध उसमें और ज्यादा इंटेलिजेंस, सौम्यता ला रहे हैं। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं 4 प्लैनेट पूरी तरह से इसके रियल एस्टेट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्लियर। हम अभी
इस विषय पर ही आए हैं। अब इसमें जब हम हौच पौच कर देते हैं तो वो विषय हमारा धूमिल हो जाता है। अब कोई इसमें माता के बारे में डिस्कशन लिया है, फिर उसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन अभी हम जो रियल एस्टेट वाला पार्ट, तो यही मैं बोल रहा हूं कि भाव गणना या भाव निर्धारण जब हो रहा है तो उस विषय पर हमें स्टिक रहना है, ताकि हम कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसमें अगर हम माता विषय पर डिस्कशन करना चाहेंगे तो फिर हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये हृदय को बताता है। चौथा भाव हृदय को बताता है, और चंद्रमा नेचुरल कारक है, नो डाउट। मां इनके लंबे जीवन रहेंगे, लेकिन जब कभी भी मंगल या कोई भी प्लैनेट यहां पर नीच का होकर बैठ रहा है तो उनको हृदय संबंधी इशू आ सकता है, इनकी माताश्री को। क्लियर हो गया? बट इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि इस आदमी का रियल एस्टेट छिन गया। क्लियर हो गया? तो ये दो अलग अलग विषय हैं भाई। मंगल किस प्रकार से बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी मां को हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, उसके बावजूद भी, स्पेशली हृदय संबंधी, उसके बावजूद भी मां चिरायु होंगी। कारण घर किसका है? चंद्रमा का। ठीक है, तो इतना अभी तक हमने, हालांकि मैं बता रहा हूं ये अनंत है। ज्योतिष लोक से परलोक जोड़ने की बात करता, तो ये हम लगातार 24 घंटे हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली चलते 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 हम अंततः ब्रह्म या परम सुख की बात भी चतुर्थ भाव से कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव किसके बारे में है? सुख। और परम सुख क्या है? ईश्वर। लेकिन अभी हम बहुत सेलेक्टिव रहना चाहेंगे ताकि ट्रैक से ना भटके। ठीक हो? कई लोग ये भी कहते हैं कि सर हम जब कई दफा एक विषय पर फोकस करते हैं तो कई दफा माइंड इधर उधर चला जाता है। देखिए, वो मेरी कमी लगा लीजिए, ये मेरी खूबी लगा लीजिए, कि जब मैं एक विषय देखता हूं तो मुझे वो सारी बातें दिखाई देने लग जाती हैं, और खासकर मुझे ये मेरी कमी मान लीजिए कि मुझे इसमें ब्रह्म वाला पार्ट ज्यादा आनंदित करता है, तो फिर मैं भूल जाता हूं और मैं उसी में रम जाता हूं कि भाई मैं परम सुख की बात करने लग जाऊं। तो गाड़ी कई बार हमारे फॉर्मल जो 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 फॉर्मल तरीका है उससे भटक जाती है। बट नेवरदलेस हमें बात अभी फॉर्मेलिटी की करनी ही नहीं है, और ना हम लोग इतने चैनल में ज्यादा फॉर्मल होना चाहते हैं। क्लियर हो गया? हम फॉर्मल होने के लिए चैनल में नहीं आए हैं, इस बात को एकदम आप क्लियर कर लीजिए। कोई ज्यादा फॉर्मल होना चाहता है तो उसको मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा आज मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवगुण हो गया कि फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम इनफॉर्मल वेलकम करना ही भूल गए हैं। क्लियर? तो इसीलिए हम अपने चार्ट में थोड़ा इनफॉर्मल होंगे तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। क्लियर? तो भाव स्वामी हमने देखा, और कारक का नक्षत्र लॉर्ड। क्लियर? समझिए, यहां तक हमने समझ लिया किस किस की दृष्टि है। सिद्ध ग्रह, स्थित ग्रह ये वाले हैं, एस्कॉर्ट कैसे कर रहे हैं। गुरु जैसे प्लैनेट की 7वीं दृष्टि है, शनि जैसे प्लैनेट की 10वीं दृष्टि भी है। क्लियर हो गया? तो अगेन मतलब ईंटों के मकान, पत्थरों के मकान, लकड़ी के मकान, घर में लताएं, बेल और बगीचे, सब कुछ इसमें शामिल कर रहे हैं। भाई सारे ही आना चाह रहे हैं, हम मना कैसे कर सकते हैं। और सभी प्लैनेट के डेजिग्नेशन बहुत अच्छे हैं। क्लियर हो गया आपको? ये कई दफा आता है कि भाई शनि और कैसे चलेगा। अरे डेजिग्नेशन देखिए आप इस शनि का, इस कुंडली में शनि का डेजिग्नेशन है, वो कर्म कंट्रोल है उसका। सबसे बली जो कर्म भाव है कुंडली का, उस पर इसका आधिपत्य है, वो उसका अधिपति है। तो इसकी दृष्टि को गलत मत आंकिएगा। हम कहीं भी लग्नेश का दशम भाव के साथ संबंध राजयोग बनाता है। देख रहे हैं आप, लग्नेश यहां बैठे हुए हैं, लग्नेश भी दृष्टि मार रहे हैं उसके ऊपर, और शनि भी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं। क्लियर? तो ये बहुत बहुत प्रबल राजयोग बन गया। और ये राजयोग कहां बन रहा है? रियल एस्टेट हाउस में बन रहा है, चतुर्थ भाव में बन रहा है। गुरु ने सारे जो इस प्रकार का किसी को निर्णय करना नहीं आता है, किसी ग्रह को कोई अगर झगड़े के मूड में बैठा, गुरु ने सबको शांत कर दिया कि भाई तू अभी शांत हो जा, बुद्धि को ग्रहण कर, झगड़े को ग्रहण मत कर। क्लियर? गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, पूरी तरह से सबको शांत कर देगी। क्लियर? तो हमने दृष्टियों पर विचार कर लिया, ग्रह की उस पर स्थित ग्रह उस पर विचार कर लिए। फिर हमने क्या करना है? भाव स्वामी, कारक ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड, भाव स्वामी। क्लियर हो गया? भाव स्वामी कौन है? इसका भाव स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? नक्षत्र क्या है अभी फिलहाल इस कुंडली में? पुष्य नक्षत्र।
पुष्य नक्षत्र का स्वामी, ध्यान दीजिएगा, विंशोत्तरी स्वामी। हम कई दफा ग्रह के देवता और ग्रह के स्वामी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र के देवता की बात होगी तो वो बृहस्पति है, अगर पुष्य नक्षत्र के विंशोत्तरी स्वामी की बात होगी तो वो शनि है। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि भाई इस भाव का जो अधिपति है, इस भाव का जो स्वामी है, वो पुष्य नक्षत्र में विराजमान है और पुष्य नक्षत्र का स्वामी उच्च का होकर हेल्थी मोड में बैठा हुआ है, दृष्टि भी डाल रहा है। तो इसने भी इस भाव को पूरा पूरा सपोर्ट किया कि भाई मेरी तरफ से हां है, बाकी आप अपने लोग देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना, मेरी तरफ से आपको पूरी तरह से यस है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कारक का नक्षत्र लॉर्ड, अभी फिलहाल हमने जो चार्ट लिया वहां पर कारक भी कौन है इस भाव का? चंद्रमा। कोई और हाउस होता, जैसे मान लीजिए दशम भाव होता या प्रथम भाव होता, तो फिर कारक कुछ और है, सिटिंग एलिमेंट कोई और है। क्लियर हो गया? जैसे फर्स्ट हाउस ले लेते तो हम फिर सूर्य की स्थिति टटोलते, भाई सूर्य का नक्षत्र क्या है और सूर्य के नक्षत्र का स्वामी है, वो किस प्रकार से इस हाउस को देख रहा है, बली मान रहा है, नहीं मान रहा है, एनिमी मान रहा है, फ्रेंड मान रहा है, वो हमने दृष्टि। तो ये दोनों ही बातें फिलहाल इस चार्ट में एक ही हैं और सपोर्टिव हैं। नेक्स्ट, ग्रह का नवमांश D9 राशि स्वामी। यहां तक जो हमने अभी चर्चा की है, इतनी चर्चा भी काफी है अगर हम एक पद्धति, जो सबसे सरल पद्धति है, भृगु संहिता से उसका निर्धारण कर रहे हैं। कहता जी हमने अभी और पद्धति नहीं देखी और डिविजन चार्ट बनाना नहीं सीखा है, और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बिल्कुल भी आप अतिरिक्त चार्ट ना बनाएं जब तक आप इस मेथड में इसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। एक एक चीजों को निकालना देखें, ज्यादा से ज्यादा समय दें, इसके सारे भाव के क्या क्या विषय हम देख सकते हैं वो समझें, डिफरेंस करना जाने। जब आप ये जान जाएंगे तब आप लाइए डिविजनल चार्ट्स को। और डिविजनल चार्ट्स में ये सबसे बड़ी कमी है, अगर कहीं जन्म समय में 15 मिनट 10 मिनट का हेरफेर हुआ, सारी कहानी खत्म। कहता जी कितने घंटे काम किया इस चीज को समझने में? कहता जी 2 घंटे 2.5 घंटे में डिविजनल चार्ट्स बनाए, गणनाएं की, बाद में पता लगा उसका 10 मिनट पहले जन्म हुआ था, तो फिर वो कुछ उसका अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन इसमें वो इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कई दफा ऐसा हो जाता है कि भाई आपके 2 मिनट के अंतराल में ही लग्न बदल गया, नहीं तो जनरली अगर मोटी मोटी बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% जो चार्ट्स हैं वो D1 के लिए ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं, लेकिन जो डिविजन चार्ट्स हैं उसमें उल्टा हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% केसेस में डिविजन चार्ट्स गलत रहते हैं, क्योंकि वहां पर 3 मिनट का हेरफेर हो गया, पता लगा डिविजनल चार्ट बदल गया, नवमांशा बदल गया। नवमांशा तो 5-5 मिनट के अंतर में बदल रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हम ये मानते हैं कि भाई नवजात शिशु जो ट्विंस हुए हैं, जो जुड़वा बच्चे हुए हैं, भाई दोनों का जीवन एक सा है। हम कितना ही उसको जल्दी मान रहे हैं कि भाई दोनों के जन्म में, वो कहते हैं जी एक साथ दोनों का जन्म हुआ है। हम जन्म किसको मान रहे हैं, हमें यह भी तो परिभाषित करना होगा। हम जन्म मान रहे हैं कि शिशु मां के योनि से निकला, उसके बाद उसको अलग किया गया, यानी नाल को काट के उस शिशु को अलग रखा गया और उसके बाद दूसरे शिशु को निकाला, उसको अलग किया गया। तो कम से कम 4 से 5 मिनट का अंतर आ रहा है और यह अंतर नवमांशा बदल देता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि दोनों का D1 चार्ट एक है और उसमें हम तय ही नवमांशा से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको फिर भी लग रहा है कि दोनों का एक समय एक सा है, तो आप 2 मिनट आगे पीछे करके देखें, नवमांशा बदल जाएगा और उन्हीं चार्ट से ही आप दोनों ट्विंस को निर्धारित कर सकते हैं। कोई और तरीका नहीं है। इसमें काफी ज्यादा आपको करेक्शन करनी होगी। टाइम करेक्शन जब तक नहीं करेंगे आप, और आप कई दफा ये भी हो सकता है, हम इसको मान रहे हैं कि ये बच्चा 5 मिनट पहले पैदा हुआ है, ये 5 मिनट बाद पैदा हुआ है, जबकि हमने नवमांशा करेक्शन में जब उनके बॉडी सिम्टम मैच किए तो पता लगा नहीं नहीं, पहला जो बच्चा है उसका नवमांशा लग्न आ रहा है मेष लग्न, दूसरा बच्चा नवमांशा लग्न आ रहा है वृषभ लग्न। तो हम पहले बच्चे को थोड़ा सा डोमिनेट मान रहे हैं कि भाई इसको अनुशासन ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरा वाला 2 नंबर यानी थोड़ा
फैमिली के साथ रहने वाला और कुटुंब के एकत्रण पर ज्यादा विश्वास करने वाला, दोनों ही जुड़वा हैं उनके, फिर भी उनके कार्यशैली अलग अलग हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है, नौमांशा में टाइम एक्यूरेसी का ध्यान विशेष रूप से जरूरी है। तो अब इसमें क्या देखा, ग्रह का नौमांश राशि स्वामी। अब हम क्योंकि रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो इस ग्रह का मुख्य रूप से ग्रह का स्वामी पर हम विशेष नजर डालते हैं। तो हमने इसका नौमांशा चार्ट देखा, फिलहाल हमने बोर्ड पे नहीं दिया है वो नौमांशा चार्ट। नौमांशा चार्ट में उसका चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया, वही ये बोल रहे हैं, ग्रह का नौमांश D9 राशि स्वामी शुक्र में बैठा हुआ है, और शुक्र लग्न में बहुत बली है, शुक्र अपने भाव में बैठा है, रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया, रोहिणी नक्षत्र, अगर हम वैसे नक्षत्रों की बात करें, चंद्रमा को सबसे प्रिय है रोहिणी नक्षत्र, बहुत सुंदर है। और सुंदर में आप समझ सकते हैं कि शुक्र भी सुंदरता का कहीं ना कहीं परिचायक है, उसी से संबंधित विषयों पर उसका राज है। तो बहुत बढ़िया, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है यहां पर। तो हमने वहां से अंदाजा लगा लिया कि भाई चंद्रमा इसके डिविजनल चार्ट में, D9 चार्ट में चतुर्थ भाव में ही बैठा हुआ है, वो बल बहुत बढ़ गया उसका। नवमांश में उच्च वर्गोत्तम पर विशेष रूप से विचार, ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कोई ग्रह अगर नीच का भी है, नवमांश अगर आपका सही है, वर्गोत्तम हो गया है, भूल जाइए उस चीज को कि वो नीच का है, वो वर्गोत्तम हो गया है तो ठीक है। जो मैंने आपको बात बताई कि क्योंकि D9 में अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा है तो सोसाइटी में तो ये इंप्रेशन जाता ही है कि भाई पहला अटेम्प्ट इसका अच्छा नहीं रहा, कमजोर रहा। लेकिन अगर वो D9 में वर्गोत्तम हो गया तो फिर उसने 0 से शुरुआत की हो, चाहे वो 100 तक पहुंच जाएगा। क्लियर। और वर्गोत्तम की बात करते हैं तो इसका मतलब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लैनेट की डिग्री का भी भाव अनुसार, परिस्थिति अनुसार कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको स्वयं देखना होगा, निर्धारण करना होगा। एक है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सब पर लागू नहीं होता है। क्लास में भी हम कोई स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, अगर स्टूडेंट को हम कभी वेटेज देते हैं, एक मापदंड जनरल होता है, एक मापदंड होता है कुछ स्पेशल स्टूडेंट पर अप्लाई किया जाता है। तो अगर हमें क्लास के टॉपर्स पर कोई मापदंड लगाना है तो फिर वो एक अलग तरीका होगा, क्लास के डिफॉल्टर्स पर कोई मापदंड लगाना है वो अलग तरीका होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये विषय है कि भाई कोई कम डिग्री हम मान रहे हैं कि भाई कमजोर है, लेकिन अगर वो कम डिग्री का प्लैनेट D9 में वर्गोत्तम है तो वो उसको अतिरिक्त बल दे रहा है। ये एक ओवर रूट, एक नया नियम आ गया जिस नियम ने पुराने नियम को निरस्त कर दिया। तो और ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने काफी हद तक इस चार्ट के एक भाव से संबंधित किसी विषय को जानने का प्रयास किया। तो यहां पर सेलेक्टिव होना भी जरूरी है। जब हम माता की बात करेंगे तो हम बोलेंगे हृदय संबंधी हृदयघात भी हो सकता है, हृदयघात यानी हार्ट अटैक भी आ सकता है, लेकिन मां का जीवन बहुत लंबा होगा। चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये विषय अनंत है और कितना ही देर तक इस विषय पर चर्चा करें कम है, लेकिन हम भी समय सीमा पर बंधे हुए हैं। तो आपके सहयोग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अच्छे सजेशन, अपने अच्छे कमेंट करते रहिए। देखिए समय के अभाव में जो कॉमन कमेंट्स होते हैं उनका जवाब हम दे पाते हैं, लेकिन जब हम कुंडली पर विचार करते हैं, हम पूरी कोशिश भी करें तभी भी हर कमेंट का जवाब उसका दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप निरंतर अपने कमेंट करते रहिए, क्योंकि मेरे पास जब कभी भी समय होता है, देखिए मैं हर एक कमेंट को पढ़ता जरूर हूं, और आप ये मत समझिएगा कि कोई कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूं। जवाब दे पाना सभी कमेंट्स का संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप डेली कमेंट करेंगे, कभी ना कभी तो वो जवाब दिया ही जाएगा। तो उस गलती को भी क्षमा कीजिएगा कि जी मैं बहुत ज्यादा कमेंट कर रहा हूं, जवाब नहीं मिल पा रहा। जरूर जवाब मिलेगा। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, हम ईश्वर का भी इसी प्रकार से लगातार आवाहन करते रहेंगे तो हम जड़ बुद्धि भी एक दिन उस परम तत्व को पा ही लेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ
कि ज्योतिष हमारे लिए वो द्वार खोल दे जिससे हम अनंत को पा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।